गुड मॉर्निंग जी। इस लेक्चर में हम जीएसटी का एक टॉपिक रिवाइज करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। भाई इस चैप्टर का रेलिवेंस क्या है पहले वो समझिए। जब भी कोई सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है तो उस पर जीएसटी की बात होती है। अगर वो एग्जम्प्ट नहीं है या अगर वो नीदर नॉर्म में नहीं है, वो सब चीजें आपको पता है। पर सवाल है कि जीएसटी तो लगना है, ठीक है, बिल पे आपने चार्ज भी कर लिया, पर ये जीएसटी सरकार को कब भरना है? तो बेसिकली ना टाइम ऑफ सप्लाई वो पॉइंट बताएगा आपको जिस पॉइंट पे हम ये कहेंगे ठीक है अब सरकार को जीएसटी भरना है। हालांकि एक बात बता दूं, जिस डेट का टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा उस दिन ही जीएसटी नहीं भरना होता। उसकी जो पूरा, जैसे मान लो आज आज डेट है सपोज 20 नवंबर, तो मैंने अगर कोई सप्लाई करी, उसका पॉइंट ऑफ टैक्स जो है, जो टाइम ऑफ सप्लाई वो 20 नवंबर निकल आया, तो नवंबर का जो पूरा महीना है उसकी जीएसटी की पेमेंट इकट्ठी होती है। ठीक है, तो वो होती है मान लीजिए 20 तारीख तक अगले महीने की, तो 20 दिसंबर तक वो पेमेंट करनी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई बस आपको पॉइंट बताएगा कि इस गुड्स का या इस सर्विस का यहां टाइम ऑफ सप्लाई फॉल कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली उसकी ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट कर दो। और अगर आप उसकी ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट नहीं करोगे तो उस केस में आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ सकता है, सेक्शन 50 वाला। खैर उसमें हम नहीं जा रहे, पर एक बात और समझना, इस चैप्टर की महत्ता क्या है। सोचिए मैं गुड्स का सप्लायर हूं, मैंने एडवांस पकड़ लिया, क्या मैं तभी उसका जीएसटी भरूं? मैंने जब गुड्स सप्लाई कर दिए तब मैं उसका जीएसटी भरूं, या जब मैंने इनवॉइस रेज कर दिया तब मैं उसका? क्योंकि इन चीजों में हो सकता है टाइम गैप हो। एडवांस आज पकड़ लिया, फिर आगे मैंने गुड्स का ऑर्डर दिया, आगे कहीं से फिर प्रोक्योर किया, फिर मैंने गुड्स सप्लाई करा, फिर मैंने इनवॉइस रेज करा। देयर कैन बी मल्टीपल डेट्स इन्वॉल्व। और तो और यहां तो मैं सप्लायर की बात कर रहा हूं, हमें टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम में भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो रेसिपिएंट पे करता है जीएसटी, तो उसका टीओएस कब आएगा, तो वो सब चीजें ये चैप्टर आपको बताएगा। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब टीओएस। तो टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर का ना बड़ा गहरा रिश्ता है टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइस के साथ। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो वैसे सेक्शन 12 और सेक्शन 13 है इसके अंदर। सेक्शन 12 बात करता है सीजीएसटी एक्ट का टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन सीधा टाइम ऑफ सप्लाई पे नहीं, पहले हम 13 का उल्टा यानी 31 पढ़ते हैं। 31 सेक्शन में टैक्स इनवॉइस की बातें हैं। अब 31 वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है, पर हम सिर्फ इसका एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं जो टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। तो मेरी बात सुनना, हमें पहले सीखना पड़ेगा कि क्या कोई टाइम लिमिट है इनवॉइस रेज करने की। पहले मैं गुड्स को टेकअप कर रहा हूं, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स, एंड देन आई विल रिलेट हाउ दिस टाइम लिमिट इज लिंक्ड इन टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। तो देखते हैं, अगर कोई बंदा टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है तो उसको बोला गया है अगर तो गुड्स का रिमूवल हो रहा है तो रिमूवल के टाइम पे या रिमूवल से पहले पहले तो उसका इनवॉइस बना दे। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा उसे हम अदर केस बोलते हैं। जैसे सिर्फ डिलीवरी कर दी चाबी देकर गुड्स की, मतलब जहां पे वो सामान पड़ा है उसकी गुड्स की चाबी दे दी तो डिलीवरी होगी। उस केस में बस जब गुड्स अवेलेबल करवा दिया रेसिपिएंट को, उससे पहले पहले या उस दिन तक आपने इनवॉइस रेज कर देना है सप्लायर जी। ये जनरल कंडीशन है, ही शुड इशू अ टैक्स इनवॉइस। तो बोलो, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो रिमूवल से पहले या रिमूवल वाले दिन आपने इनवॉइस बना देना है, और अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा तो जब आप उसको अवेलेबल करवा रहे हो गुड्स, उस दिन तक या उससे पहले पहले आपने उसका क्या बनवा देना है, टैक्स इनवॉइस। प्रोवाइजो आप छोड़ देना, नोटिफाई करके सरकार कुछ बोल सकती है कि इसका बाद में बना देना गुड्स वगैरह का इनवॉइस, वो अलग बात है। ठीक है, टू सब सेक्शन अभी छोड़ दो, सर्विस क्या है, सर्विस का हम बाद में पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन हुआ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब हम ना हर बार गुड्स सप्लाई करके इनवॉइस नहीं बना रहे, हम बोल रहे हैं गुड्स का सप्लाई चलता रहेगा, महीने के एंड में जाके हम हिसाब कर लेंगे या कुछ भी क्वार्टर के एंड में जाके वॉटएवर। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में ना क्या होता है, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देते हैं। यानी एक महीना निकला, हमने एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना के दे दिया, दूसरा महीना निकला, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना के दे दिया कि कितना कितना सामान हमने इस महीने में आपको सप्लाई करा है। या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, कि पहले एक पेमेंट आ गई, फिर अगले महीने और पेमेंट आ गई, फिर और पेमेंट आ गई, इस तरह चलता रहता है इसके अंदर। तो यहां लॉ क्या बोलता है, इसका इनवॉइस कब तक बना देना, जैसे ही आपने कोई स्टेटमेंट इशू कर दी तो साथ में इसका इनवॉइस भी बना देना, एट द टाइम ऑफ या बिफोर। क्योंकि जब अकाउंट बना के दे रहे हो उसे कि क्या क्या मैंने तेरे को सप्लाई करा है, साथ में इनवॉइस भी बना के दे दो। या अगर आपने उससे पेमेंट रिसीव कर ली फिर तो आप इनवॉइस बना के दे दो। चेक करो, ऊपर वाले में पेमेंट से लिंक नहीं करा हुआ था इनवॉइस को, वहां सिर्फ मूवमेंट और डिलीवरी से रिलेट किया हुआ था इनवॉइस को। लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई में या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट
या फिर पेमेंट जो भी हो रहा है उस दिन तक या उससे पहले पहले बना दो इनवॉइस। अब ये इनवॉइस पे मैं क्यों जोर लगा रहा हूं, ये आपको टीओएस में समझ में आएगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, पहले बड़ी जगह पे टीओएस में लिखा होगा कि जिस दिन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस थी ना वो आपका टीओएस है। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के लिए ना आपको इस टॉपिक में आना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि टीओएस ना अधूरा है विदाउट ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। इसको ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस भी बोल सकते हैं या लास्ट डे टू इशू द इनवॉइस। अच्छा, अभी एक चीज और कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधा टीओएस पे जाएंगे। एक गुड्स का क्लॉज और है 7 नंबर। ये ना सबसेक्शन 1 को ओवरराइड करता है ऊपर वाले को, कि ऊपर वाले में जो मर्जी लिखा हो, मेरी बात सुनना। क्या बोलता है ये, अगर गुड्स आप अप्रूवल बेसिस के लिए भेज रहे हो, यानी अभी आपने कस्टमर को बोला है सामान ले ले, पसंद आया तो रख लिया वरना वापस कर दियो, इस केस में ना लॉ नहीं बोलता कि आप रिमूवल के टाइम पे इसका इनवॉइस बनाओ, क्योंकि अभी सेल हुई नहीं। तो इसके लिए ना इन्होंने क्या बोला है, या तो जिस टाइम पे सप्लाई हो गया, सप्लाई को मैंने यहां पे रिलेट करवाया था सेल से, यानी जिस दिन सामने वाला अप्रूव कर देगा ना उस दिन बोलना सप्लाई होगी। जिस दिन सप्लाई होगी, सर लिख लो, सप्लाई के साथ में सेल टी शर्ट के साथ ही खेली जा रहे हो। सप्लाई जिस दिन हो गई उस दिन, या क्योंकि ये बाद में सप्लाई में उलझोगे आप, क्योंकि ऊपर वर्ड भी देखो सप्लाई लिखा हुआ है, बिफोर सप्लाई टेक्स प्लेस, मतलब थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। यहां सप्लाई का मतलब सेल है। जिस दिन सप्लाई होगी ना, मतलब जैसे आपने सामान भेजा, उसने एक हफ्ते बाद ही बोल दिया पसंद है, सप्लाई होगी, इनवॉइस बनाओ। या फिर आपने उसे सामान दिया, आप भी भूल गए वो भी भूल गया, 6 महीने जिस दिन लैप्स हो गए उस दिन आपने इनवॉइस बना देना है। 6 महीने कब से, जब से आपने रिमूवल किया था, विच एवर इज अर्लियर। अगर पहले उसने हां कर दी तब इनवॉइस बना दो, अगर वो हां कर ही नहीं रहा, 6 महीने बीत गए तो आप इनवॉइस बना दो। बस इतना आपको ध्यान रखना है इनवॉइस से रिलेटेड गुड्स के केस में। तो 3 क्लॉज क्या क्या निकाले बोलो गुड्स के, एक रिमूवल वाला और डिलीवरी वाला वो सिंगल है, एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वाला और एक अप्रूवल वाला। बस इतना माइंड में रख के ना, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मीनिंग एक बार पढ़ना हो पढ़ लेना, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जहां गुड्स कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है, चाहे वायर केबल के थ्रू दिया जा रहा हो, और रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस पे इनवॉइस वगैरह बन रहा है, वो सब चीजें हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में। एक बार मीनिंग पढ़ना हुआ पढ़ लेना, इसका डेफिनेशन भी आपको अलग से आ सकता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का, क्योंकि एक आधी बार क्वेश्चन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस पे आया हुआ है, क्वेश्चन में डेफिनेशन भी आई हुई है। ठीक है, तो अब सुनना, अब यहां पे आपका पहले मैं सेक्शन 12 पढ़ाने के लायक हो गया हूं। सेक्शन 12 बोले तो टीओएस इन केस ऑफ गुड्स। तो सबसेक्शन 1 इसका बड़ा खतरनाक है, वो पता क्या बोलता है, नीचे वाले सबसेक्शन लगा के टीओएस निकालना, तो मैंने वो उड़ा ही दिया। सबसेक्शन 2 से शुरू करो यार, 12(2), ठीक है, 12(2). 12(2) क्या बोलता है सुनिएगा, टीओएस होगा अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। नंबर 1, जिस दिन इनवॉइस इशू कर दिया सप्लायर ने, या फिर लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस इशू होना चाहिए था, यानी वही ड्यू डेट। और आपको पता है बेयर एक्ट में आज भी लिखा हुआ है कि अगर सप्लायर ने पेमेंट पहले ले ली गुड्स की तो उस केस में अर्लियर बन जाएगा टीओएस, लेकिन इसे शांत कौन कर देता है, नोटिफिकेशन नंबर 66। तो आपको पता है यहां पे ना क्रक्स पता क्या निकल के आता है, सिर्फ इस वाले पॉइंट को हम चेक करेंगे। पर पता है मैंने क्यों दोनों लिखे हैं, पेपर में ना आप दोनों लिख सकते हो, पर उसके नीचे लिख सकते हो हाउ एवर एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, जो क्या बोलती है कि गुड्स के मामले में अगर एडवांस रिसीव करा है, क्योंकि यहां पे क्या है, अगर पेमेंट रिसीव कर ली ना सप्लायर ने तो उस केस में ये क्या नाम है, टीओएस आ जाता है, अगर एडवांस ले लिया। लेकिन इसको शांत कौन करेगा, नोटिफिकेशन नंबर 66। तो अगले पेज पे अगर आप देखोगे ना, रजिस्टर्ड पर्सन, ये पॉइंट ना कॉम्पोजिशन वाले पे नहीं लगता, क्योंकि कॉम्पोजिशन वाले ने ना टैक्स भरना होता है टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी पे, उसका ये एडवांस वाला पंगा ही नहीं है, तो उसको बाहर रखा है यहां। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉम्पोजिशन में नहीं है वो गुड्स पे तभी टैक्स भर दे 12(2)(a) के हिसाब से। 12(2)(a) यही तो है 12(2)(a), यानी क्या क्या छोड़ देना, 12(2)(b) छोड़ देना। आपको पेपर में ये 12(2)(a) 12(2)(b) करने की जरूरत नहीं है, आप तो पेपर में ना ये दोनों क्लॉज लिख कर ना क्या बोल देना, हाउ एवर एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 डेट ऑफ पेमेंट इज इररेलेवेंट इन केस ऑफ गुड्स। तो हम सिर्फ किसको बनाएंगे टीओएस, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, बात खत्म।
और बताओ ये गुड्स का कौन से वाला केस है, फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड। और बताओ ये कौन से वाला केस है, सिंपल गुड्स या कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई भी इसी में ही आएगा, ध्यान रखना। ये पॉइंट की वजह से मैंने पहले कंटिन्यूअस सप्लाई भी करवाया, पता है क्यों? अगर कंटिन्यूअस सप्लाई का भी क्वेश्चन आ गया ना, उसका टीओएस भी इसी के हिसाब से निकलेगा, बस लास्ट डेट सेक्शन 31 के हिसाब से निकलेगी। तो काफी बच्चे इस चीज को रिलेट नहीं कर पाते। ये गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज के सारे केस कवर कर रहा है, बस ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो सकता है चेंज हो जाए एज पर सेक्शन 31। तो आपको डेट ऑफ इनवॉइस तो क्वेश्चन देगा ही, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो सकता है आपको निकालनी पड़े। और आपको जान के तंग करने के लिए वो आपको शायद क्या देगा, पेमेंट डेट, और पेमेंट डेट पहले दे देगा इनवॉइस से या ड्यू डेट से, आप टीओएस उससे बनाया होगे, लेकिन उस पर क्या लग जाएगी, नोटिफिकेशन नंबर 66। अच्छा, नोटिफिकेशन 66 ना मेनली 12(2) के साथ ही लगनी है, बस मेनली बताऊंगा क्यों, क्योंकि आरसीएम वगैरह में नोटिफिकेशन नंबर 66 का कोई रोल नहीं है। अच्छा, और सुनो मेरी बात एक छोटी सी, इसी नोटिफिकेशन नंबर 66 में क्या लिखा है सुनना, कि 12(2) लगाना, आपको जीएसटी नहीं भरने की जरूरत एडवांस के केस में, बस जब बाद में आप उसका इनवॉइस बनाओगे ना तभी उसका जीएसटी भर देना, क्योंकि अभी तो एडवांस लिया है, बाद में आप उसका इनवॉइस बनाओगे तब जीएसटी भर देना। लेकिन ये रिलैक्सेशन कहां आपने नहीं देखे, यानी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में, यानी कि LG बचो, L बोले तो लॉटरी, G गैम्बलिंग, B बेटिंग, C कैसीनो, H हॉर्स रेसिंग और O ऑनलाइन मनी गेमिंग। यानी इन सब पे अगर एडवांस भी रिसीव हो गया ना, इन सब केस में आपको इसका जीएसटी भरना पड़ेगा। यहां पे ना लिख लो, हैंस जीएसटी इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इफ एडवांस। अगर एडवांस ना मिल रहा हुआ सोचो, फिर तो वही रूल लगेगा, डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। यानी एलजी बच्चों के केस में आपका टीओएस कैसे निकलेगा बोलो, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन एलजी बच्चों के अलावा बाकी गुड्स में कैसे निकलेगा टीओएस, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। बस ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कहां से उठाओगे, सेक्शन नंबर 31। अगर सिंपल गुड्स का केस है रिमूवल का तो वो वाला रूल लग जाएगा, अगर अप्रूवल वाला केस है तो वो वाला ड्यू डेट लग जाएगा, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई वाला केस है तो वो वाला रूल लग जाएगा। इस चीज को माइंड में रखना, इसीलिए पहले मैंने वो तीनों पढ़ाए आपको। तो आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस वाली। तो चाहो ना मैं आपके लिए रेफरेंस भी दे देता हूं, यहां ना गुड्स वाले सेक्शन 31 कौन कौन से हैं, एक तो 31(1) है, एक तो 31(1) है, अगर आप नोटिस करो इसमें था ड्यू डेट ऑफ गुड्स, और कौन सा था बोलो, 31(3) है शायद, 4 है कंटिन्यूअस सप्लाई वाला, एंड 31(7), यही तो है गुड्स वाले बोलो। बाकी सारे तो कौन से वाले थे बोलो, सर्विसेज वाले। अच्छा, एक ना इसकी छोटी सी प्रोवाइजो है, ये ना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है गुड्स के मामले में, क्योंकि ये ना एडवांस पेमेंट की बात ही करती है, लेकिन इस प्रोवाइजो को ध्यान से समझ लो क्योंकि ये सर्विसेज में काम आएगी। सुनना, कई बार क्या होता है ना, आपने इनवॉइस बना दिया, मान लो 10,200 का, सामने वाले ने 11,000 दे दिए कि चलो 800 रुपए बाद में एडजस्ट कर लेंगे, आप 11,000 पकड़ लो, 800 रुपए नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो आपको ना ऑप्शन दे रखी है सप्लायर को कि जो आपको एडवांस मिला ना, इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस, ध्यान रखना ये प्रोवाइजो सिर्फ उस एडवांस की बात करती है जब इनवॉइस आपने रेस करा उसके एक्सेस में आपको पैसा मिल गया। एक ना वो होता है जो आपने वैसे ही एडवांस पकड़ लिया कि मैं गुड्स तब सप्लाई करूंगा एडवांस दोगे, ये वो वाले एडवांस की बात नहीं कर रहा। पर मैं कह रहा हूं ये ज्यादा रेलिवेंट क्यों नहीं है गुड्स के केस में, क्योंकि वैसे ही पेमेंट अगर पहले मिल भी गई, नोटिफिकेशन नंबर 66 माफ कर देती है। लेकिन सोचो सर्विस के मामले में क्या होगा, 10,200 की बिलिंग हुई, आपने 11,000 दे दिए, 800 रुपए का टीओएस निकल आता है, क्योंकि सर्विस में अगर आपको एडवांस मिलता है ना, उसका टीओएस तभी निकल आता है एडवांस पे ही। रिलैक्सेशन दे दी कि सप्लायर जी आप कहां अभी इसका जीएसटी भरोगे, जब बाद में आप इसका इनवॉइस इशू करोगे ना इस एडवांस का, तब इसका जीएसटी भर देना, पर ये आपकी ऑप्शन है। पर मैं फिर बोल रहा हूं, मैं गुड्स के केस में शायद ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर ये सेम प्रोवाइजो आपको कहां मिलेगी, सर्विसेज के केस में भी मिलेगी। तो आई विल अगेन कवर इट जब वहां पे आएगा।
अच्छा एक बात ध्यान रखना, मेरी बात सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन 1 में क्या लिखा है। जब भी आपने ये टीओएस वगैरह निकालना है ना, कई बार क्वेश्चन क्या बोलेगा, 10 लाख का सामान का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर अगर अभी बिलिंग मान लो सिर्फ 5 लाख की हुई है, तो 5 लाख का ही टीओएस निकलेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, अभी रिमूवल ही 5 लाख के सामान की करी हो, तो आपने बिलिंग भी कितने की करी है, 5 लाख, तो टीओएस में कितने का निकलेगा, 5 लाख। तो ये टू द एक्सटेंट वाला पॉइंट है, टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय इनवॉइस। पेमेंट तो हम यहां देखते ही नहीं, पर बेयर एक्ट में पेमेंट वगैरह सब लिखा हुआ है। माफ किसने करा पेमेंट को, नोटिफिकेशन नंबर 66। एक्सप्लेनेशन 2 ना सारे चैप्टर में ही काम आएगी। जहां भी पेमेंट डेट वगैरह देखनी होगी ना, ये अर्लियर ऑफ देखते हैं, या तो जिस दिन आपके बुक्स में एंटर होगी, या जिस दिन आपके बैंक अकाउंट से कट गई या मिल गई। सप्लायर है तो मिल गई, रेसिपिएंट के कटती है पेमेंट, तो सप्लायर है यहां तो क्रेडिटेड इन द बुक्स, सॉरी क्रेडिटेड इन द बैंक, विच एवर इज अर्लियर। पर मेरे लिए गुड्स के केस में पेमेंट डेट ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। पर एक बात बोलूं छोटी सी, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का आ गया तब तो पता होना चाहिए, क्योंकि वहां तो पेमेंट डेट देखनी पड़ती है। इसलिए इसको अब छोड़ के मत जाओ, करके ही जाओ। तो सोचो अगर आपको क्वेश्चन एलजी बच्चों का आ गया, एलजी बच्चों का, उसमें डेट ऑफ इनवॉइस भी होगी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस भी होगी, और पेमेंट डेट भी हो सकता है दो दो दे दे, कि आपकी बुक्स में एंट्री कब हुई, बैंक में कब आ गई। आपने पता चारों में से अर्लियर उठा लेना है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो ना, इसमें भी अर्लियर है, चेक करो, इसमें भी अर्लियर है, दोनों में दिख रहा है, इसमें भी अर्लियर देखना है और इनमें भी अर्लियर ही देखना है। तो अल्टीमेटली ना आपको अर्लीस्ट जो डेट है वो टीओएस बनती है। और एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, सर ये एलजी बचो, कैसीनो और ये ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब गुड्स में क्या कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं दे आर कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ गुड्स, इसलिए गुड्स का ही लॉ लग रहा है उनपे। और वैसे इसका भी लॉजिक है, ये होते सर्विस जैसे ही हैं, इसलिए इन पे पेमेंट वाली भी वो लगा रखा है पॉइंट। लेकिन बाकी जो गुड्स हैं, ट्रेडिशनली भी जो पुराने लॉ थे ना, एक्साइज वगैरह, जीएस सर्विस अपना, एक्साइज या वैट सीएसटी, उसमें पेमेंट्स पे नहीं लगता था ऐसे, तो इसलिए यहां पे इन्होंने पेमेंट वाली रिलैक्सेशन दे रखी है गुड्स को। तो ये थोड़ा टाइम लेना था इसने 12(2) ने, पर आप ये समझ के चलो 12(2) में ना हर एक वो केस कवर हो रहा है, चाहे वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस हो, चाहे वो सिंपल रिमूवल वाला केस हो, चाहे डिलीवरी वाला केस हो, चाहे अप्रूवल वाला केस हो। ये मैं अलग अलग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइस सबकी अलग अलग है, टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइस सबकी अलग अलग है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। इसके बाद अब हमारे पास जो अगला लॉ है, इसको ना मैं लिखवा भी देता हूं। ये जो 12(2) है ना, ये फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है, ये फॉरवर्ड चार्ज वाला केस है। लेकिन जो 12(3) वाला केस है, ये केस कौन सा है, रिवर्स चार्ज, गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। ये एग्जांपल इसका, जैसे कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह अगर कोई बेचता है ना किसान भाई, तो सामने अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता है जीएसटी के अंदर, उस पर रिवर्स चार्ज लग जाता है, तो सामने वाले ने टैक्स भरना होता है। खैर गुड्स का आरसीएम आपके सिलेबस में नहीं था, फिर सर आप इसका टीओएस क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो सिलेबस में है। तो ध्यान रखना, अगर गुड्स का रिवर्स चार्ज का टीओएस आता है वो सिलेबस में है आपके। तो ऐसे में ना अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज टीओएस। सुनिएगा, पहला, जिस दिन गुड्स रिसीव हो गए, एक सेकेंड, एक चीज में छोटी सी, चलो हाँ एक मिनट, वो पॉइंट सर्विस में होगा फिर, हाँ ठीक है। सुनिएगा, जिस दिन गुड्स रिसीव हो गया उस दिन टीओएस निकल जाएगा रेसिपिएंट का। अब ये रेसिपिएंट के एंगल से है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में हु इज लायबल टू पे टैक्स, रेसिपिएंट। अच्छा, अगर गुड्स रिसीव नहीं हुआ मान लो, लेकिन उसने पेमेंट कर दी, अब पेमेंट में वही दो क्लॉज, जिस दिन उसने पेमेंट बुक्स में डाल दी वो, या फिर अगर उसके बैंक अकाउंट से डेबिट होगी, जो भी पहले हो गया समझ लो पेमेंट होगी। यानी बी पॉइंट एक्चुअल में बस डेट ऑफ पेमेंट के, पेमेंट भी आगे दो डेट्स हैं, विच एवर इज अर्लियर। और थर्ड क्या है, 31st डे। 31st डे कब से, जिस दिन से इनवॉइस इशू हुआ। सुनना, इनवॉइस सप्लायर ने इशू करा होगा आपके, यानी अगर आप पेमेंट भी नहीं कर रहे, मान लो आपको गुड्स भी रिसीव नहीं हुआ, लेकिन इनवॉइस बन गया था, 31st डे उसका जो है ना वो टीओएस है। यानी सरकार यहां पे देखो थोड़ी सी वो रही है निर्दयी, आपको सामान चाहे नहीं भी मिला,
लेकिन आपने चाहे पेमेंट भी नहीं करी सामने वाले की, लेकिन अगर इनवॉइस बन चुका है उसका 31 डे को आपको हमें तो टैक्स देना पड़ेगा, बाकी आप जानो, आपका बिजनेस जाने। और तो और शातिरपन देखो, अगर गुड्स भी रिसीव नहीं हुआ आपका, इनवॉइस भी उसने भी रेज नहीं करा, लेकिन आपने उसको अगर एडवांस भी दे रखा है ना, आपने एडवांस दे रखा है, आपने उसकी पेमेंट कर दी, हमारा टैक्स भी भरो, चाहे सामान नहीं भी आया आपके पास। ये बी क्लॉज भी खतरनाक है, अगर आप नोटिस करो। और अगर आपने पेमेंट नहीं करी, आपको इनवॉइस नहीं मिला, लेकिन गुड्स मिल गया, फिर तो भैया सेटलमेंट तो हो ही जाएगी, आप हमारा टैक्स भर दो। यानी इस तरह से अलग अलग क्लॉज डिजाइन कर रखे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना रेसिपिएंट को वहां हो सकती है जहां बेचारे को सामान भी नहीं मिला, जहां बेचारे को इनवॉइस भी नहीं मिला, लेकिन वो पेमेंट करके बैठा हुआ है, चाहे एडवांस पेमेंट करके बैठा हो, वहां सरकार कह रही मेरा जीएसटी भी भरो। और इसमें एक बात और है कि अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई ये एबीसी लगाकर निकाल नहीं पा रहे, कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ना, अगर कोई एंट्री बुक्स में डली हुई है रेसिपिएंट के, यानी अगर रेसिपिएंट के बुक्स में कोई भी एंट्री दिखी ना, जैसे कई बार क्या होता है, रेसिपिएंट कोई प्रोविजन वगैरह रिकॉर्ड कर लेता है किसी खर्चे की, कि आगे जाके मेरे को गुड्स मिलना, उसका प्रोविजन बना लिया, तो इसके बेस पे भी आपका टीओएस आ सकता है। यानी आपने पेमेंट भी नहीं करी, पर ये पॉइंट ना तभी लगाना, जैसे मान लो गुड्स रिसीव हो रखा है, लेकिन आपके रिकॉर्ड्स में ये चीजें है ही नहीं, लेकिन अगर बुक्स में कोई भी ऐसी चीज इनको दिख गई जो इस एंट्री से रिलेटेड हुई, तो टीओएस उस दिन का भी आ सकता है जिस दिन बुक्स में आपने एंट्री की थी। तो ये पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, ये ना जब स्टैंड अलोन में पढ़ रहे हो तो इजी लगता है, लेकिन जब सर्विसेज के साथ इसको मिक्स करोगे ना, तो खिचड़ी पकती है इस चैप्टर के अंदर बड़ी। तो मैं करवाऊंगा तसल्ली से ही, मैं ये नहीं कि हाँ कि 20 मिनट में चैप्टर खत्म करना है या आधे घंटे में चैप्टर करना है, तो थोड़ा आराम से करोगे, कि छोटे छोटे पॉइंट हैं इसके अंदर जो ना फिर बच्चा ना ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है इस चैप्टर के अंदर। मैं आपको बताऊं, टीओएस ऐसा चैप्टर है, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाता है। सो बी केयरफुल इन दिस चैप्टर, आपको ध्यान से करना पड़ेगा। खैर 12-4 पे आते हैं। देखो 12-4, 12-5, 12-6, ये तीनों दुनिया ना सेम है, बिल्कुल सर्विस जैसी। यानी पता है आपका बस जो ज्यादा दिमाग खर्च होना है ना, 12-2, 12-3, 13-2, 13-3, क्योंकि 12-4, 12-5, 12-6 इज एब्सोल्युटली सेम एज 13-4, 13-5, 13-6। तो इसको पहले हम खत्म कर लेते हैं फटाफट, फिर दिमाग खर्च करेंगे अपना आराम से। पर दिमाग खर्च करने से पहले ना हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। कोई नहीं, करेंगे आराम से। तो पहले हम बात करते हैं वाउचर्स की। देखो पहले वाउचर कौन से होते हैं वो सुनना। ये ना वो वाउचर नहीं है कि आपने कोई सामान लिया आपको गिफ्ट वाउचर मिल गया, ये वो नहीं है। ये ना पेड वाउचर्स होते हैं, जैसे आपने पैसा दे दिया और बदले में कोई शॉपर स्टॉप या कोई बड़ी एंटिटी से कुछ वाउचर ले लिया कि ये वाउचर आगे जाके रिडीम हो जाएगा। अब यहां पे ना दो केस बनते हैं। अगर तो वाउचर जो इशू किया जा रहा है उसमें सप्लाई पहले ही आइडेंटिफाइबल है कि इसके अगेंस्ट बारे में क्या सप्लाई किया जाएगा, फिर तो जैसे ही इशू हो गया वाउचर उसी दिन उसका टीओएस आ गया। सर ये क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आइडेंटिफाइबल है ना, तब पता है जीएसटी रेट किस रेट से भरना है। कि अगर मान लो वाउचर के अगेंस्ट आपको पता है ट्राउजर सप्लाई की जाएगी बाद में, या शर्ट सप्लाई की जाएगी, कंसिडरेशन तो आपने ले ही ली और आपको पता है आपने क्या सप्लाई करना है, तो लगा दो वो वाला जीएसटी रेट। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई बड़ा सा शोरूम है, उसके पास परफ्यूम्स भी पड़े हैं, कपड़े भी पड़े हैं, बैग्स भी पड़े हैं, जूते भी पड़े हैं, बहुत कुछ है, बड़े बड़े जैसे स्टोर होते हैं आजकल। वहां पे वाउचर आपको अगर मिल गया और वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो भैया वो रेट किसका लगाएंगे पता नहीं बाद में किसके अगेंस्ट रिडीम हो। तो जिसके अगेंस्ट वो जब जाके रिडेम्पशन होगी ना उस वाउचर की, तब जाके उसका टीओएस आएगा। अब यहां पे डाउट आता है सर अगर बाद में रिडीम ही ना हुआ तो उसका टीओएस आ ही नहीं सकता फिर, क्योंकि जिस दिन रिडेम्पशन हो रही है उसी दिन उसका टीओएस आ रहा है। तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सच वाउचर इन ऑल अदर केसेस। ये सेम पॉइंट गुड्स के लिए भी है, सर्विसेज के लिए भी है, क्योंकि सर्विसेज में भी ऐसे वाउचर वगैरह बन सकते हैं कि आज आपको पेट, जैसे सर्विसेज होते हैं ना, हेयर सैलून हो गए, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गए, इसके वाउचर बन जाते हैं कि पैसे दे दो बाद में सर्विसेज ले लेना वाउचर के अगेंस्ट। तो वाउचर अगर आइडेंटिफाइबल है तो इशू टाइम पे ही टीओएस, वरना जब रिडेम्पशन होगी। उसके बाद 12/5, अगर आप 12/2, 12/3, 12/4 लगाकर भी टीओएस नहीं निकाल पा रहे, ये ना उनके लिए जो बिल्कुल ही फ्रॉडी लोग होते हैं, कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं रखते, कोई कागज नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं, कोई, पर बाद में जब पकड़े गए तो उस केस में भी इनका टीओएस निकलेगा।
अगर तो ये रजिस्टर्ड लोग होते हैं फिर तो इनकी पीरियोडिकल रिटर्न फाइल होनी होती है, फिर तो बी द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, यानी ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होगी, यानी जो इनकी रिटर्न की ड्यू डेट है ना वही इनका टीओएस है। पर इसका मतलब ना, ये मैंने तब भी क्लास में कहा था, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि ठीक है कुछ ना बताओ, जब पकड़े जाएंगे तब ड्यू डेट आ जाएगी, ठीक है जिस दिन रिटर्न फाइल करनी है वो वाली ड्यू डेट हम बना लेंगे टीओएस, ऐसे नहीं होता। बाकी प्रोसीजर्स भी तो हैं लॉ में, यहां तो बस ये है कि इसका भी टीओएस निकलेगा, ये नहीं कि कल को बोलो उसको टीओएस नहीं निकल सकता, हम टीओएस निकाल देंगे इसका भी। और अगर सोचो आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, मान लो आपकी रिटर्न जानी नहीं कोई, उस केस में जिस दिन सरकार आपसे टैक्स वसूल रही है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। बेसिकली इसमें बस ये समझने की बात है कि टीओएस इनका भी निकलेगा जहां कुछ और नहीं लगा पा रहे आप, तो इस प्रोविजन को भी माइंड में रखना, इस प्रोविजन को भी माइंड में रखना। एक ना क्वेश्चन था बुक के अंदर, उसमें कंफ्यूजन होती है, वो सर्विस का था वैसे, कि ना कोई वाटर क्लीनिंग वगैरह, वो टैंक क्लीन करवाया किसी सोसाइटी ने, और उनके रिकॉर्ड में को डेट पड़ी है कि इस दिन वो हुआ है। कोई भी डेट अगर अवेलेबल है ना आपके पास जो चाहिए हमें, फिर ये वाला सेक्शन नहीं लगता, ये तब लग पाएगा जब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये सर्विस में भी ऐसा आएगा, क्योंकि कि अगर आप 13/3, 13/4, 13/2 लगा के नहीं निकाल पा रहे टीओएस, फिर क्या निकाल के लग जाएगा 13/5, यहां पे क्या है 12/5, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे आपको। और लास्ट में क्या है 12/6, 12/6 इज सेम एज 13/6। इसमें क्या होता है सुनिएगा, सभी बच्चे जानते हैं कि जो हमारी इंटरेस्ट होती है, लेट फीस होती है, पेनल्टी होती है, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन वाली, इस पे भी जीएसटी लगता है। हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15 बोलता है कि डिलेड पेमेंट पे जो इंटरेस्ट ले रहे हो, पेनल्टी ले रहे हो, इस पे भी जीएसटी लगेगा। लेकिन सवाल है कब लगेगा, जब ये रिसीव होएगा। ध्यान रखना, आपने सिर्फ अगर एग्री किया है कि अगर आपने लेट कर दिया तो मैं इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे जीएसटी नहीं लगेगा इसका। बड़ी बार ना इनको लेके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं और इनको रिकवर ही नहीं कर पाते आप सामने वाले से, फिर पहले जीएसटी भरा, फिर बाद में आप उसका रिफंड मांगोगे। इसलिए इन्होंने इसका ना पॉइंट लगा दिया रिसीट बेसिस, पॉइंट लगा दिया रिसीट बेसिस। बड़ी बार क्वेश्चन आपको कहेगा कि इस पे डिस्प्यूट चल रहा है या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो भी आप जीएसटी का टीओएस नहीं निकालोगे। टीओएस कब निकालोगे, जब रिसीव होएगा। और इसमें ना वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी एक पॉइंट आता था कि ये जो रिसीव होता है ना, हम जनरली इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लेते हैं, तो इसकी रिवर्स कैलकुलेशन भी करनी होती है। तो ये जो पेज अभी आपने पढ़ा है ना, एब्सोल्युटली सेम आपको सर्विसेज में भी मिलेगा, एब्सोल्युटली सेम आपको। तो पहले मैं आपको सर्विसेज में दिखा देता हूं, 13/4, 13/5, 13/6, चेक करो 135 पेज पे क्या सेम बातें लिखी हुई हैं बिल्कुल। अच्छा, जो ये ना बी द डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, तभी मैंने कहा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, वरना होता ना अगर बी द डेट ऑन विच रिटर्न इज फाइल्ड फिर होता एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न। तो यहां भी वही ड्यू डेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। सेम एज सेक्शन 12, 4, 5 एंड 6। ये राहत भरी बात है इस चैप्टर में, लेकिन अब थोड़ा दिमाग किसमें खर्च करना है हमने, 13/2, 13/3। बट उससे पहले वी विल गो टू सेक्शन 31, वी विल गो टू सेक्शन नंबर 31। तो आइए 31 सेक्शन पे जो जो रह गया था, एक तो 31 का सबसेक्शन 2 रह गया था, सुनिएगा। जहां कोई बंदा सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वो बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस अपना क्या इशू करे, इनवॉइस। पर ध्यान देना यहां पे, बट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, लिखो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के साथ 30 डेज ऑब्लिक 45 डेज। ये ना आपको रूल 47 में अलग से पढ़ने को मिलेगा, पर अभी यहां लिख लो क्या पॉइंट है इनवॉइस इशू करने का। मेरी बात ध्यान सुनना, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, वो सर्विस से पहले पहले या तो इनवॉइस बना दे, ये तो सर गुड्स जैसा ही हो गया लग रहा है, पर आगे इसको टाइम लिमिट भी दे दिया कि चलो सर्विस होने के बाद अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर भी इनवॉइस रेज कर दोगे तो चलेगा। बट ध्यान रखना, अगर बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह वाले बिजनेस हैं तो उसके इसमें 45 डेज, वो मैं आपको पहले पढ़ाता हूं यहां पे 30 और 45 वाला रूल 47। देखो, जो इनवॉइस रूल 46 का बनना होता है ना सर्विसेज के केस में, वो 30 डेज तक बन सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस।
इसका मैंने लॉजिक भी बताया था। बड़ी बार ना जब आप कोई सर्विस दे रहे होते हो पहले से आपको ही नहीं पता होता कितनी आपकी लागत आएगी, तो पूरा काम करने के बाद 30 डेज तक का टाइम दे दिया कि आप सर्विस का वो बना देना इनवॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सप्लायर है इंश्योरेंस वाला, बैंकिंग वाला, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, तो पीरियड आ जाएगा 45 डेज। तो पीरियड आ जाएगा 45 डेज। इसमें भी एक प्रोवाइजो थी, जरा ध्यान देना, कि अगर इंश्योरेंस वाले, एनबीएफसी वाले, टेलीकॉम वाले आपस में डिस्टिंक्ट पर्संस के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कि मैंने एग्जांपल दिया था कोटक महिंद्रा बैंक पटियाला और कोटक महिंद्रा बैंक मान लो हरियाणा में कोई गुड़गांव में, ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड होंगे। इनकी आपस की सर्विस का इनवॉइस पता है कब तक इशू कर सकते हैं? इशू द इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिकॉर्ड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर क्वार्टर खत्म होने से पहले पहले। यानी अगर मई की ट्रांजैक्शन है ना, तो अप्रैल, मई, जून का जो क्वार्टर खत्म हो रहा है वहां तक भी इसका इनवॉइस रेज कर सकते हैं। अगर मई में सप्लाई करी थी तो इनको टाइम दे रखा है क्वार्टर के हिसाब से, अगर इनकी आपस की ट्रांजैक्शन है डिस्टिंक्ट पर्सन की। वरना बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह वाले केस में आप कितना टाइम लेते हो? 45 डेज। जब वो पब्लिक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या किसी बिजनेस एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहां कितना टाइम लिमिट है? 45 डेज। अच्छा, सर्विस में भी आप इसको ये आप यहां इग्नोर कर सकते हो, यहां इग्नोर कर सकते हो, उसको इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ लेना। जैसे ऊपर मैंने इसको भी यहां पे इग्नोर करा था कि प्रोवाइडेड दैट, वो ना वो सब है कि कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह भी बना सकते हो। जैसे याद है इनवॉइस वाले चैप्टर में हमने कहा था कि जीटीए वालों का जो कंसाइनमेंट नोट होता है वही इनवॉइस का काम करता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले में जो टिकट होती है वही उनके इनवॉइस, वो वाले सब पॉइंट है, उनकी यहां जरूरत नहीं है, आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप यहां इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, जैसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वाला मामला किया था हमने इनवॉइस का, वैसे ही कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का भी मामला है। तो सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। यहां पे ना 3 केस बनते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में। एक केस जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में से असर्टेनेबल है। जैसे सर्विस तो चलती रहेगी लेकिन आपने ड्यू डेट फिक्स की हुई है कि इस दिन मैं पेमेंट लूंगा आपसे, तो उस केस में उस ड्यू डेट से पहले पहले या उस दिन तक आप इनवॉइस बना दो। अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव कर ली सप्लायर जी, उस दिन से पहले पहले या उस दिन तक आप इनवॉइस बना दो। और कई बार क्या होता है ना, आपने जो पेमेंट की जो डेट रखी होती है वो किसी इवेंट के कंप्लीशन के साथ रखी हुई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, उसका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कर लिया किसी ने, तो वो भी सर्विस है। आपने 10 मंजिला इमारत बना के देनी है किसी को, आपने बोला जैसे जैसे एक एक मंजिल तैयार होती रहेगी मैं आपसे पैसे लेता रहूंगा, तो एक इवेंट कंप्लीशन रख लिया आपने, तो उस इवेंट से पहले पहले या उस दिन तक आप इनवॉइस बना दो। ये सारा क्या निकाल रहे हैं बोलो हम? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। बताओ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का यूज कहां करूंगा? टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में। और एक इसके अंदर पॉइंट था बस सर्विसेज के अंदर, लास्ट पॉइंट। कई बार क्या होता है, अभी सर्विस ले रहे हो आप, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से पूरा होने से पहले सर्विस सीज कर दी आपने। मैंने आर्किटेक्ट वाला एग्जांपल दिया था कि आर्किटेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन वो आर्किटेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने मकान बनाते बनाते बीच में ही उसको मना कर दिया कि भैया नहीं चाहिए तेरी सर्विस, तो वो क्या करेगा? जिस दिन सप्लाई सीज होगी ना, उसी दिन तक का इनवॉइस बना दे। वो हो सकता है आपने आर्किटेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का कराओ, पर अभी काम ही 1 लाख का हुआ है, तो आप 1 लाख रुपए देके उसका 1 लाख रुपए का इनवॉइस बना दो। आर्किटेक्ट की तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी दिन वो अपना इनवॉइस बना दे। एक बार अगर आपको ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस समझ में आए बढ़िया से, अब हम कहां जा सकते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई। अब अच्छा, इसमें भी ये पढ़ लेना कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मीनिंग। इसमें ये 3 महीने वाला भी पॉइंट है कि कम से कम 3 महीने से ज्यादा का वो होना चाहिए सर्विस, मतलब अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का होना चाहिए? 3 महीने से ज्यादा की सर्विस का, और पेमेंट पीरियोडिकली मिल रही है। पढ़ लेना इसको एक बार। अब हम सीधा जाते हैं सेक्शन नंबर 13(2) पे। 13(2). अब इसको पढ़ते हुए ना थोड़ा 12(2), 12(3) भी साथ में हम रिलेट करेंगे, ताकि बस वो कंफ्यूजन ना रहे हमें। पहले हम 13(2) पढ़ रहे हैं। टीओएस रहेगा अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, जिस दिन इनवॉइस इशू हो गया, या फिर जिस दिन इनवॉइस इशू होना था
या फिर रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आप नोटिस करो ना, ये बिल्कुल गुड्स जैसा ही पॉइंट है, पर वो गुड्स में पेमेंट डेट छोड़ी हुई थी नोटिफिकेशन नंबर 66, यहां नहीं छोड़ी हुई। क्या क्या बोलो? पर इसमें ना, हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा एक फर्क है। ये तभी लगाना है अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है। इसको ना पता शॉर्ट में क्या बोलते थे, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टीओएस। यहां पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है, चेक करो फर्स्ट पॉइंट में। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, पेमेंट का मतलब क्या? जिस दिन या तो मैंने बुक्स में डाल ली एंट्री या मेरे बैंक में क्रेडिट होगी, विच एवर इज अर्लियर। वो तो पूरे चैप्टर में ऐसे ही है। लेकिन आपको पता है यहां पे ना बेसिकली ना, एक तरह इसको ये समझो, ये केस 1 है, ये केस 2 है। केस 1 का नाम क्या बन गया बोलो? इनवॉइस टाइम पे इशू है। अच्छा, टाइम लिमिट कौन बताएगा? 31 सेक्शन जो मैं अभी पढ़ा के आया हूं, बोलो। अब ध्यान सुनना, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ ना, उस केस में आपके इनवॉइस को इज्जत नहीं देंगे टीओएस में। उस केस में दे विल गिव इज्जत टू या तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी दोनों में देखो कॉमन क्या है, ऊपर भी पेमेंट देख रहे हैं, यहां भी पेमेंट देख रहे हैं, पर दोनों में चेंज क्या हुआ? इनवॉइस। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ था तो डेट ऑफ इनवॉइस देखेंगे, अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ था, गोली मारो इनवॉइस को। कहते हैं आपने सर्विस कंप्लीट कर दी, हमने कहा हाँ, निकाल दो टीओएस। अगर पेमेंट नहीं भी मिली, निकाल दो टीओएस। सर अगर पेमेंट मिल गई, कंप्लीशन हुई हो, फिर तो टीओएस निकल ही गया, क्योंकि सर्विस के केस में पेमेंट पहले लेने का मतलब है टीओएस निकल गया, सीधा फंडा है। यहां सीधा सरकार पता क्या करिए, आपको पेमेंट मिल गई तो हमारा जीएसटी भी भर दो, बाकी अपना देखते रहना, सेटल करते रहना। तो ये चीज का ध्यान रखना। और इसमें एक एक्स्ट्रा क्लॉज भी है। कई बार ना क्या होता है, मेरी बात सुनना, सप्लायर ना तो इनवॉइस बना रहा है, ना पेमेंट शो कर रहा है, मतलब कुछ नहीं शो कर रहा, पर रेसिपिएंट को ना बड़ी उत्सुकता है कि मैं बुक्स में डालूं ये एंट्री, क्योंकि मैंने खर्चा बुक करना है। देखो फंडा समझो, रेसिपिएंट ने खर्चा बुक करना होता है, जबकि सप्लायर की इनकम बढ़ रही होती है। कई बार सप्लायर सप्रेस करता है लेकिन रेसिपिएंट बता रहा होता है। तो इन्होंने ये भी क्लॉज रखा कि अगर ए और बी नहीं लग रहे, मतलब ना इनवॉइस की डेट पता लग रही है, ना सप्लायर पेमेंट दिखा रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा, तो हम ये भी पावर रखते हैं कि भैया फॉरवर्ड चार्ज में हम रेसिपिएंट की बुक्स को भी चेक करके टीओएस निकाल सकते हैं। खतरनाक पॉइंट है, वरना रेसिपिएंट का पॉइंट नॉर्मली कहां आता है? आरसीएम। यहां मैं बोल रहा हूं फॉरवर्ड चार्ज के केस में। किसके केस में? फॉरवर्ड चार्ज के केस में अगर ए और बी नहीं लग पा रहा तो मैं किसकी बुक्स को देखकर टीओएस निकाल दूंगा? रेसिपिएंट। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसका सुनना ध्यान से, कि किसी रेसिपिएंट ने सर्विस ली, ना भी इनवॉइस बने, ना भी सर्विस कंप्लीट हुई है, ना भी पेमेंट आई है, पर जो रेसिपिएंट है ना, उसने कोई बुक्स में एंट्री दिखा रखी है प्रोविजन वगैरह के फॉर्म में, क्योंकि काम चल रहा है, उसने दिखा दी प्रोविजन, तो भैया टीओएस निकल आएगा उस एक्सटेंड तक। ये सारी जगह उस एक्सटेंड तक तो आएगा ही, क्योंकि जिस एक्सटेंड तक होता है उतना ही होता है। खैर, पर आप पहले इसको पढ़ के देखो। सी, जहां पे रेसिपिएंट ने सर्विस की रिसीट दिखा दी बुक्स के अंदर, हम ए और बी नहीं भी लगा पा रहे, वहां पे भी टीओएस आ जाएगा। और प्रोवाइजो क्या बोलती है, जरा गौर करना। प्रोवाइजो बोलती है कि अगर टैक्सेबल सर्विस का आपने इनवॉइस बनाया था, और इनवॉइस बनाया था मान लो जैसे मैंने कहा 10,200 का, लेकिन सामने वाले ने आपको 11,000 दे दिए, तो 800 का एडवांस आ गया। एडवांस अप टू 1,000 रुपए, वैसे तो एडवांस का टीओएस निकलता है। हम आपको ऑप्शन देते हैं कि अभी इसका टीओएस ना निकालो, अभी इसका टीओएस ना निकालो। इसका टीओएस कब निकाल देना? जब आप इसका इनवॉइस बनाओगे। इनवॉइस कब बनाओगे? जब अगली बार वो सर्विस लेने आएगा तब इनवॉइस बनाओगे, इसका टीओएस तभी निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका टैक्स ना भरो। क्या ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल है? ऑप्शनल। पर मैं फिर एक बात यहां क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये सिर्फ वो वाले एडवांसेस की बात करते हैं जो इनवॉइस में मेंशन से ऊपर वाला एडवांस है। अगर आपने वैसे ही एडवांस लिया है कि मैं तो सर्विस ही तब चालू करूंगा, पहले एडवांस दो, वो वाला ही एडवांस नहीं है।
वो तो अगर 200 रुपए का भी एडवांस लिया है उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। और ऊपर जो ये आ रहे थे ना इनवॉइस पेमेंट, कई बार क्या होता है अभी पूरी पेमेंट नहीं हुई होती तो सिर्फ उस एक्सटेंट तक ही टीओएस निकलेगा। अगर इनवॉइस भी अभी पार्ट का बना है तो उस एक्सटेंट तक ही टीओएस निकलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। और रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब आपको पता ही है, जिस दिन बुक्स में एंट्री होगी या जिस दिन बुक्स में बैंक में क्रेडिट होगी, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा जल्दी जल्दी एक काम करो, हम 12/2 को और 13/2 को कंपेयर करते हैं। 12/2 में क्या था, फॉरवर्ड चार्ज वाला गुड्स, क्या निकलता है टीओएस बोलो, या तो डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। हालांकि डेट ऑफ पेमेंट भी लिखा हुआ है पर नोटिफिकेशन नंबर 66 उसे माफ कर देती है, पर कहां उसे माफ नहीं करती, स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम, सिंपल। और आपको पता है 12/2 में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि हम रेसिपिएंट की बुक्स भी देख लेंगे, ये ध्यान देने वाली बातें हैं छोटी छोटी। जबकि 13/2 जब हमने पढ़ा वहां पहली बात तो ना हमने ऐसे नहीं देखा कि डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, हमने क्या बोला, केस बना दिए दो। पहला केस, जहां इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ था तो वहां डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट मतलब रिसीट ऑफ पेमेंट, क्योंकि सप्लायर की बात कर रहा हूं। और अगर केस बन गया कि टाइमली इशू नहीं होता इनवॉइस, वहां इनवॉइस को गोली मारो, बम से उड़ा दो, तो वहां पे क्या देखना है, डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि अगर ए और बी से नहीं निकल पा रहा टीओएस तो हम रेसिपिएंट की बुक्स के हिसाब से भी आपका टीओएस निकाल सकते हैं। बातें सुन रहे हो छोटी छोटी। अब तो फाइनल पॉइंट आ गया, क्योंकि ये तो हो ही चुका और पीछे भी सारा हो ही चुका। 13/3 ये कौन सा आ गया, 13/3 आरसीएम, ये आरसीएम का केस आ गया। अब इसमें पहले गुड्स का आरसीएम रिवाइज करो, या तो जिस दिन गुड्स रिसीव हो गया या जिस दिन पेमेंट कर दी रेसिपिएंट ने या 31st डे। एक तो ये 31st डे बन जाता है 61st डे सर्विसेज में, और एक यहां भी पेमेंट वाला पॉइंट है लेकिन यहां ना रिसीट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट गायब है, ध्यान रखना। पीछे 3 क्लॉज थे एबीसी, यहां ए भी है सिर्फ। वहां था ना रिसीट ऑफ गुड्स, यहां क्या नहीं है, रिसीट ऑफ गुड्स नहीं है, सिर्फ रिसीट ऑफ सर्विस, मतलब रिसीट ऑफ सर्विस गायब है यहां। मतलब सोचो अगर रेसिपिएंट ने सर्विस रिसीव कर ली, ना भी इनवॉइस बना ना भी उसने पेमेंट करी, टीओएस नहीं आएगा, टीओएस। लेकिन इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर क्लॉज ए लगाकर या बी लगाकर आप नहीं निकाल पा रहे तो अगर रेसिपिएंट ने कोई एंट्री कर ली हुई बुक्स के अंदर तो भी टीओएस आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहां पे ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा, यहां सीधा नहीं लिखा कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस रिसीट देख लेंगे, यहां ये लिखा कि अगर ये दोनों नहीं लग पा रहे तो फिर भी हम लोग देख लेंगे बुक्स में अगर उसने कोई एंट्री पास कर रखी है इस सर्विस से रिलेटेड तो हम लोग उसका टीओएस निकाल देंगे। ये आपको थोड़ा 2 3 4 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका पक्का हो जाएगा। और एक इसमें छोटी सी प्रोवाइजो है, फिर हमारा चैप्टर खत्म। ये पॉइंट है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का। कौन सी होती है एसोसिएटेड, वो डिटेल में डिफाइंड है सेक्शन 92A में इनकम टैक्स एक्ट के, पर आप शॉर्ट में समझ लो होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं कुछ है, वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं। अब सोचो एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज इंडिया के बाहर है और आप इंडिया में हो, बाहर वाली इंडिया में जब सर्विस देगी ना वो वाला केस यहां कवर्ड है सिर्फ। सर वो क्यों, क्योंकि वही आरसीएम में कवर होता है। आप आरसीएम पढ़ रहे हो ना, आरसीएम का टीओएस पढ़ रहे हो, सोचो अगर यहां वाला बाहर सप्लाई करेगा वो थोड़ी आरसीएम में आएगा, लेकिन बाहर वाला इंडिया में अगर सर्विस सप्लाई करेगा तो किसमें आएगा, आरसीएम। देखो क्या लिखा है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज वेयर द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया। बताओ अगर सप्लायर भी इंडिया के बाहर हुआ, रेसिपिएंट भी इंडिया के बाहर हुआ, फिर तो शायद बात ही नहीं होगी जीएसटी की। लेकिन अगर सप्लायर इंडिया के बाहर हुआ और आप हो इंडिया के और वो एसोसिएटेड आपसे, उस केस में एक पॉइंट सुनना ध्यान से, पेमेंट डेट वाला पॉइंट तो सेम रखा है इन्होंने, ये वाला पेमेंट डेट वाला, ये पॉइंट तो उसमें भी देखना है विच एवर इज अर्लियर। आपको पता है इसमें ना इन्होंने इनवॉइस वाला पॉइंट उड़ा दिया, 61st डे वाला। इन्होंने यहां पे पॉइंट रख दिया कि हो सकता है कोई ईमेल वगैरह के बेस पे आपस में इनकी कम्युनिकेशन हुई और एंट्री पास होगी बुक्स के अंदर, हम वो देख लेंगे। यानी अगर इनवॉइस नहीं भी बना, वैसे तो इनवॉइस वाली डेट नहीं बनाते हम यहाँ टीओएस, 61st डे बनाते हैं,
पर मैं कह रहा हूं इनवॉइस देखना ही नहीं, हमने बुक्स की एंट्री देखनी है। अच्छा, बुक्स की एंट्री किसकी? रेसिपिएंट, रेसिपिएंट हम लोग हैं। वही आरसीएम में ज्यादातर रेसिपिएंट को देखा गया है। सिर्फ मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ ये सर्विसेज के फॉरवर्ड चार्ज में की एक्सेप्शन है जहां रेसिपिएंट को देख रखा है ए और बी को छोड़ के, वरना एफसीएम में किसको देखना चाहिए? सप्लायर। तो ये चीजें बस आपको थोड़ी सी अपनी पक्की करनी है। सही बताऊं, ये 12-2, 12-3, 13-2, 13-3 आपस में कंफ्यूज हो जाता है कई बार, मल्टीपल रिविजन चाहिए इसकी। तो प्रोवाइजो दोबारा बोलो, एसोसिएटेड एंटरप्राइज इंडिया के बाहर है, किसको सर्विस दे रही है? अपनी ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज को, जो इंडिया में किस चीज की सर्विस दे रही है? सर्विस, मतलब सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसका टीओएस कैसे निकाल लेंगे? अर्लियर ऑफ, एक तो डेट ऑफ पेमेंट और एक डेट इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की है रेसिडेंट ने सर्विस की, बस खत्म बात। यानी यहां पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा? 61st डे वाला। बाकी इट्स नीडलेस टू से कि आपको अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, बढ़िया से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आपकी चीजों की तसल्ली हो पाए। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से हुआ है क्लियर, और आप ये 4-5 पन्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।